मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार जोहार। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और सकुशल होंगे। बच्चों, आप सभी का मैं गोस्वामी सर क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच फिर आया हूं और आज मैं आप लोगों को भूगोल वर्ग 6 की सामाजिक विज्ञान हमारी पृथ्वी जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है इसे हम लेकर के आए हैं। और आज हम लोग इस पाठ में अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। अध्याय 2 अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो इस पाठ में बच्चों, जब आप आज सीखेंगे कि ग्लोब का प्रयोग कर अक्षांश और देशांतर रेखाओं की स्थिति को जानेंगे। अक्षांश रेखा का प्रयोग कर पृथ्वी के तापमान वाले क्षेत्र अर्थात ताप कटिबंधों के को तथा देशांतर रेखा का प्रयोग करके समय के अंतर को इस पाठ में आप जानेंगे और समझेंगे। साथ ही साथ चित्र देख करके भारत के मानक याम्योत्तर की को जानेंगे। साथ ही साथ मानचित्र पर भारत एवं पड़ोसी देशों के विभिन्न रंगों द्वारा प्रदर्शित करना तथा उसे हम पहचानना सीखेंगे। तो ये आपको कुछ सीखने के प्रक्रिया है, कुछ अधिगम है। तो बच्चों, हम ग्लोब के बारे में जानने से पहले हम अपनी पृथ्वी के बारे में जान लें। पिछले वीडियो में बच्चों मैंने आप लोगों को हमारी पृथ्वी जब हम ग्रह की जानकारी दे रहे थे 8 ग्रह, वहाँ भी मैंने आपको पृथ्वी के बारे में बतलाया था। पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी एक नीला ग्रह है जिसे हम नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी अनोखा ग्रह है। क्यों सौरमंडल का अनोखा ग्रह क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पर जीवन जीने के अनुकूल परिस्थितियां हैं। यहाँ पहाड़ है, मैदान है, पर्वत है, वायुमंडल है। अर्थात अन्य ग्रहों की अपेक्षा हमारा पृथ्वी ग्रह में ही जीवन है। तो हम आपको पिछले अध्याय में पृथ्वी के बारे में बतला चुके थे। बच्चों, अब हम लोग शुरुआत करते हैं ग्लोब। आप अपने स्क्रीन पर ग्लोब का चित्र देख रहे होंगे। ये ग्लोब है और ये ग्लोब क्या है? पृथ्वी का क्या है? एक प्रतिरूप है। ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा सा रूप है और एक वास्तविक प्रतिरूप है। यही क्या है? ग्लोब है। आप अपने स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ग्लोब, तो ग्लोब क्या है? ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं। बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। तो बड़े ग्लोब को जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता है, जबकि छोटा आकार का जो ग्लोब है उसे या गुब्बारे जैसे ग्लोब को हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। तो ये था आपका ग्लोब जो आप अभी अपने स्क्रीन पर ग्लोब का चित्र देख रहे हैं। आइए बच्चों, अब हम पाठ्य पुस्तक की ओर चलते हैं। तो आइए अब देखें, आपके पाठ्य पुस्तक में चित्र संख्या 2, आप अपने पाठ्य पुस्तक में चित्र संख्या ये ग्लोब की आकृति देख रहे हैं। तो ग्लोब क्या है बच्चों? आइए हम ग्लोब के बारे में जानें। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप है। पृथ्वी के विभिन्न भौतिक प्रतिरूपों अर्थात ग्लोब में हम क्या दर्शाते हैं, ग्लोब से हम क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या ग्लोब की क्या विशेषता है, हमें ग्लोब के बारे में जानना क्यों आवश्यक है। तो आइए, ग्लोब क्या है? तो पृथ्वी के विभिन्न भौतिक प्रतिरूपों, जैसा कि बच्चों आप जानते भी होंगे और आपने पढ़ा भी है कि पृथ्वी पर महाद्वीप हैं, पृथ्वी पर सागर भी हैं, पृथ्वी पर नदियां भी हैं, पृथ्वी पर महासागर भी हैं, द्वीप हैं, बड़े द्वीप हैं, छोटे द्वीप हैं, कहीं पर्वत है, कहीं मैदान हैं। तो इन सब को
अर्थात पृथ्वी के विभिन्न भौतिक प्रतिरूपों, महाद्वीपों, महासागरों, विभिन्न देश अपने भारत के अलावे अन्य देशों को, मतलब जितने भी पृथ्वी पर देश हैं, तो विभिन्न देशों, द्वीपों आदि की आकृति, स्थिति, उनकी दिशा आदि को समतल कागज पर बनाए गए मानचित्र में हम लोग देखते हैं। लेकिन ग्लोब में हम उसे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सही रूप में दर्शा सकते हैं। फिर से समझें, पृथ्वी के विभिन्न भौतिक प्रतिरूपों, महाद्वीपों, महासागरों, विभिन्न देशों, द्वीपों आदि की आकृति, स्थिति, उनकी दिशा आदि को समतल कागज पर बनाए गए मानचित्र की अपेक्षा हम ग्लोब पर ज़्यादा सही रूप में दर्शा सकते हैं। इसलिए ग्लोब पर बने मानचित्र बिल्कुल सही होते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पृथ्वी का ही एक प्रतिरूप है, छोटा प्रतिरूप है, लघु रूप में है। बच्चों आगे देखें, ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक छोटा मॉडल है। अब जैसा कि बच्चों हम पिछले अध्याय में आप लोगों को बताया था कि पृथ्वी गोलाकार पूरी तरह नहीं है। यह अपने दोनों ध्रुवों में थोड़ी चपटी है और बीच में क्या है, उभरी हुई है। आप ग्लोब को आसानी से देखेंगे तो आप जब ग्लोब के चित्र को देखते होंगे तो ये जो निचला और ये ऊपरी भाग और निचली भाग दोनों क्या है, चपटी है, और बीच में क्या है, उभरी हुई है। तो आपको लगेगा कि पृथ्वी का यह प्रतिरूप है। आप ध्यान से देखेंगे अपने पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 12, आप चित्र 2.2 में आप देख सकते हैं। ये पृथ्वी है, पृथ्वी का प्रतिरूप है, और ऊपर और नीचे ये दोनों ओर ध्रुव स्थित है। ये ध्रुव क्या है, तो देखें, ध्रुव पृथ्वी के ऊपरी और निचली भाग को ध्रुव कहते हैं। अब ध्रुव किसे कहते हैं, तो पृथ्वी का ऊपरी भाग और निचली भाग। आप यहाँ देखें, ये पृथ्वी का जो प्रतिरूप आप देख रहे हैं अपने पाठ्य पुस्तक में और स्क्रीन पर, वहाँ पर आप ये देखिए कि ऊपरी भाग क्या है, उत्तरी है, और निचली भाग क्या है, दक्षिणी है। तो पृथ्वी पर दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और ये ध्रुव क्या है, तो पृथ्वी की ऊपरी और निचले भाग को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो बच्चों, तो पृथ्वी हमारा क्या है, गोलाकार नहीं है। यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में क्या है, थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। अब गोल पृथ्वी पर, ये जो गोल पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण करना क्या है, कठिन है। तो कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं की सहायता से हम पृथ्वी पर कुछ रेखा और बिंदुओं की सहायता से स्थान का निर्धारण किया जाता है। बच्चों, ग्लोब, आपको ग्लोब झुकी हुई दिखाई दे रही है। आप चित्र में भी देख सकते हैं, ग्लोब क्या है, आपको झुकी हुई दिखाई दे रही है। तो ये क्या हमारी पृथ्वी झुकी हुई है? तो बच्चों, ग्लोब में जब आप ग्लोब को देखेंगे तो ग्लोब में एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, जिसे हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। आप ये ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको एक अक्ष नजर आ रहा होगा। तो बच्चों, कुछ बिंदुओं और रेखाओं की सहायता से स्थान का निर्धारण किया जाता है। हम जब ग्लोब को देखेंगे तो एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, इसे ही हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। आइए अब हम आपको अक्ष के बारे में बतलाते हैं। अक्ष, जब हम ग्लोब को देखते हैं तो पाते हैं कि पृथ्वी सीधी होने के बजाय क्या है, एक तरफ झुकी हुई है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये झुकी हुई आपको नजर आ रही है। तो बच्चों, जब हम ग्लोब को देखते हैं तो हम पाते क्या हैं कि पृथ्वी सीधी होने के बजाय
क्या है, हमें एक तरफ झुकी हुई नजर आती है। जब आप देखेंगे कि यह किस प्रकार झुकी हुई है, आप गौर से जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्लोब एक स्टैंड पर है। तो ग्लोब के स्टैंड में एक कील या एक सुई है जो ग्लोब के भीतर में आर पार हो रही है, मतलब ऊपरी भाग और निचली भाग को जोड़ रहा है। आप यहाँ देखें, ये कील है, ये स्टैंड है, इस स्टैंड में यहाँ एक कील है। ये कील क्या है, ऊपर और नीचे भी अंदर से यह क्या है, आर पार है। तो इसी कील को या इसी सुई को हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, जो ग्लोब के भीतर से आर पार हो रही है, इसी कील या सुई को हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती रहती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। बच्चों एक चीज ध्यान रखेंगे कि हम जिसे आपको अक्ष बताए कि वह एक कील या जो सुई है वह अक्ष कहलाती है। तो बच्चों ये आपको जानना बहुत आवश्यक है कि पृथ्वी पर कोई सुई और या कील नहीं होता है, वह अपने अक्ष पर क्या होता है, चारों ओर घूमती है। ऐसा नहीं आप याद रख ले कि नहीं कील और सुई। तो पृथ्वी एक काल्पनिक माना गया है, समझे ना। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है आपको ध्यान रखना, आपको याद रखना और जानना कि पृथ्वी पर कोई कील या सुई नहीं होती है। वो सिर्फ ग्लोब में दर्शाने के लिए, हमने पहले ही बताया कि ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप का एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो वहाँ वो सुई और या कील है। और जो पृथ्वी हमारा जो घूमती है अपने अक्ष पर, ठीक है, वो जो अपने अक्ष पर घूमती है, चारों ओर जो घूमती है, वह क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी पर बहुत काल्पनिक रेखाएं हैं। तो अब आइए हम आपको इन काल्पनिक रेखाओं के बारे में जानकारी देते हैं। तो बच्चों पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है, और पृथ्वी पर कई अन्य काल्पनिक रेखाएं हैं। आप ध्यान से जब चित्र को देखेंगे 2.2, अपने पाठ्य पुस्तक में जब 2.2 को देखेंगे तो आपको चित्र में एक बीच में एक लकीर दिखाई देती होगी। वह लकीर कौन सी रेखा है, इसके बारे में आइए अब हम आपको चित्र के माध्यम से बतलाते हैं और समझाते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे। बच्चों अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया कि पृथ्वी पर कई अन्य काल्पनिक रेखाएं हैं, तो वे काल्पनिक रेखाओं के बारे में अब हम आपके बीच में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी का ये एक प्रतिरूप है। आप देख रहे होंगे कि पृथ्वी के बीचों बीच में एक सीधी रेखा गई हुई है। यही इस रेखा को हम कौन सी रेखा कहते हैं, तो ये विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं। तो विषुवत रेखा क्या हो गया, पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली काल्पनिक रेखा विषुवत वृत्त कहलाती है। ये एक पृथ्वी का प्रतिरूप है, इसके बीचों बीच में एक रेखा गुजरती है। इस रेखा को हम क्या कहते हैं, तो विषुवत रेखा कहलाती है या विषुवत वृत्त कहलाती है। विषुवत रेखा क्या करती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। आप यहाँ देख सकते हैं इस चित्र में पृथ्वी को विषुवत रेखा क्या कर रही है, दो भागों में बांट रही है, एक उत्तरी दिशा में, एक दक्षिणी में। तो यहाँ दो अर्धवृत्त हो रहे हैं। तो ये जो ऊपरी भाग है वह एन का अर्थ हुआ नॉर्थ और एस का अर्थ हुआ साउथ। तो पृथ्वी को विषुवत रेखा दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपरी भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत रेखा पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त जो है वह पृथ्वी पर बहुत विभिन्न स्थानों की स्थिति को बताने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। विषुवत रेखा को 0 डिग्री से मापा जाता है। विषुवत रेखा को किस डिग्री से मापा जाता है, तो 0 डिग्री से। बच्चों इसी विषुवत रेखा में के समानांतर उत्तर में और दक्षिण में भी कई रेखाएं होती हैं।
आप इस चित्र में ध्यान से अगर देखेंगे तो ये 0 डिग्री का जो विषुवत रेखा है, इसी के समानांतर में भी क्या है, रेखाएं हैं। उत्तर में भी रेखाएं हैं और दक्षिण में भी रेखाएं हैं। तो इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। विषुवत वृत्त के दोनों ओर, विषुवत वृत्त के दोनों ओर, उत्तरी और दक्षिणी ओर जो समानांतर वृत्त रेखा जो दोनों ध्रुवों तक, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। तो विषुवत रेखा से दोनों ध्रुवों तक, विषुवत रेखा से इधर उत्तरी ध्रुव तक और दक्षिणी ध्रुव तक सभी समानांतर वृत्त क्या कहलाते हैं, या समानांतर रेखा अक्षांश रेखा कहलाते हैं। ये अक्षांश रेखा के बारे में हो गया बच्चों। याद रखेंगे कि विषुवत रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर जो समानांतर रेखा खींची हुई दिखाई देती है, वही समानांतर रेखा अक्षांश कहलाती है। विषुवत रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी उस स्थान का अक्षांश कहलाता है। आपको मैं चित्र, आप अपने पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 13 में आप यहाँ एक चित्र देखिए। ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी से कि ये 2 भाग आपको दिखाई दे रहा है, तो ये किसी भी स्थान का ये क्या बनाता है, एक कोण बनाता है। तो क्या हो गया कि विषुवत रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी उस स्थान की क्या कहलाता है, अक्षांश कहलाता है। विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 अर्धवृत्त में बांटता है, एक ऊपर का उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी, तो 2 अर्धवृत्तों में बांटता है। और यहाँ की जो कोणीय दूरी का जो अधिकतम जो कोणीय दूरी है वह 90 डिग्री होता है। विषुवत रेखा का मान कितना है, 0 डिग्री। और ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जो कोणीय दूरी ये कितना का है, 90 डिग्री। उत्तरी गोलार्ध में स्थित जो अक्षांश रेखा है, उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखा है उसे हम उत्तरी अक्षांश समानांतर रेखा कहते हैं, और जो दक्षिण में स्थित है उसे हम दक्षिणी समानांतर या दक्षिण अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो ये था बच्चों अक्षांश रेखा। आइए अब हम आपको अन्य कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के नाम और उसका माप बतलाते हैं। बच्चों अभी आपको हमने अक्षांश वृत्त के बारे में बतलाया। अक्षांश वृत्त क्या है, तो अक्षांश क्या है, तो विषुवत रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी उस स्थान का अक्षांश कहलाता है, जो आप याद रखेंगे। अक्षांश किसे कहते हैं, तो विषुवत रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी उस स्थान का अक्षांश कहलाता है। जैसा कि मैंने बताया कि विषुवत रेखा क्या करती, पृथ्वी को 2 भागों में बांटते, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित अक्षांश रेखाओं को हम उत्तरी अक्षांश समानांतर रेखा कहते हैं, और दक्षिण गोलार्ध में जो अक्षांश रेखा स्थित है उसे हम दक्षिणी अक्षांश समानांतर रेखा कहते हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। यह अब देखिए अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा भी लिखी जाती है। ये जो अक्षांश है तो इसका मान हम यहाँ देखिए आपको दिखाई देता हुआ 0 डिग्री, 23 डिग्री, 66 डिग्री, 90 डिग्री। फिर इधर दक्षिणी क्षेत्र में भी देखेंगे तो 0 डिग्री के बाद 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री और 90 डिग्री। तो अब ये मान और उसकी दिशा भी लिखा रहता है। उत्तर ध्रुव में जो है उसे हम एन लिखते हैं, एन का अर्थ हुआ नॉर्थ, और दक्षिणी जो है आपका उसे हम एस लिखते हैं। तो 23.5 डिग्री। अब बच्चों सबसे पहले हम झारखंड के बारे में देखेंगे। तो झारखंड में एक स्थान है रांची, और एक दक्षिण अफ्रीका में एक स्थान है लिम्पोपो। तो ये जो कर्क रेखा है वहाँ पर 23.5 डिग्री, ये जो 23.5 डिग्री जो रेखा है, और ये 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण दोनों 23.5 डिग्री का जो अक्षांशीय रेखा है वह 2 स्थान से गुजरी है। पहला झारखंड उत्तर में झारखंड का रांची
और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण अफ्रीका का लिम्पोपो। तो लिम्पोपो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और रांची जो है सो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इन दोनों क्षेत्रों से 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा क्या है, गुजरी है, या कह सकते हैं कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर रांची और झारखंड का और लिम्पोपो दक्षिण अफ्रीका का स्थित है। अब अंतर सिर्फ इतना है कि रांची क्या है, 23.5 डिग्री पर जो रांची है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और लिम्पोपो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दोनों जो है 23.5 डिग्री पर दोनों स्थित है, रांची भी और लिम्पोपो। अंतर यही है कि रांची उत्तर गोलार्ध में है और लिम्पोपो क्या है, दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। अब बच्चों एक महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको याद रखना है कि झारखंड में कर्क रेखा किस स्थान से गुजरी है, तो हमारे रांची से होकर के कर्क रेखा गुजरी है। आप इसे याद रखेंगे। और यह जो कर्क रेखा है वह ओरमांझी के निकट एक स्थान है, उसी स्थान ओरमांझी से ही यह कर्क रेखा गुजरी है। तो ये गर्व की बात है कि हमारे झारखंड में भी एक अक्षांशीय रेखा गुजरी हुई है जो कर्क रेखा है। बच्चों अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है। याद रखेंगे कि ये जो अक्षांश रेखा जो हमने पहले बताया कि विषुवत वृत्त के दोनों उत्तर और दक्षिण में जो समानांतर रेखाएं गई है वो समानांतर रेखाएं क्या कहलाती, अक्षांश। और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 181। दो अक्षांश रेखाओं के बीच में, अर्थात ये और ये इनमें जो रेखा है इनके बीच की जो दूरी है, तो दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। कहने का अर्थ हुआ कि ये एक वृत्त है, इसमें ये विषुवत रेखा है, यहाँ पर जितने भी ये रेखा गई है उत्तर में दक्षिण में, तो इनके बीच की दूरी, ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, 111 किलोमीटर है। याद रखेंगे अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 और दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर है। जैसे जैसे यह रेखा उत्तर की ओर विषुवत वृत्त से उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर बढ़ते जाती है तो वो क्या होता है, जाने वाली रेखा मतलब विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की ओर जाने वाले अक्षांश वृत्तों की जो आकार होता है क्या है, वह धीरे धीरे घटने लगता है। विषुवत वृत्त से किसी सामान्य कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। विषुवत वृत्त से किसी कोणीय दूरी को मिलाने वाली कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। याद रखेंगे। अब अक्षांश रेखा सदैव पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है। आप यहाँ देखें, ये उत्तर, ये दक्षिण, इधर हो गया पूरब और इधर हो गया पश्चिम। तो अक्षांश रेखा हमेशा पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है। अब बच्चों थोड़ा सा इसके बारे में जान ले कि कौन कौन से वृत्त हैं या रेखा है, उसका माप क्या है। तो सबसे पहले विषुवत वृत्त आप देख सकते हैं 0 डिग्री पर। कर्क रेखा जो उत्तर में है वह 23.5 डिग्री उत्तर, और मकर रेखा उसकी भी माप जो है वह 23.5 डिग्री है, लेकिन वह है दक्षिण में। उसके बाद है उत्तरी ध्रुवीय वृत्त और दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त, ये दोनों 66.5 डिग्री है, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त जिसकी क्या है 66.5 डिग्री है, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जिसका मान 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण, अर्थात 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। तो ये था बच्चों अक्षांश रेखा के बारे में आपके बीच जानकारी। उम्मीद है बच्चों आपको आज का यह जानकारी अच्छा लगा होगा। फिर बच्चों आज हम यहीं तक।
बस आपको याद रखना है विषुवत रेखा का जो कितना माप है, तो जो हम शून्य के अंश के द्वारा मापते हैं या 0 डिग्री के द्वारा, तो उसका माप क्या है 0 डिग्री। कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव 23.5 डिग्री, मकर रेखा दक्षिणी ध्रुव 23.5 डिग्री, उत्तरी ध्रुवीय वृत्त या ध्रुवीय रेखा 66.5 डिग्री उत्तर, और दक्षिण में जो ध्रुवीय रेखा है वह भी 66.5 डिग्री है, और उसकी माप कितना है 66.5 डिग्री दक्षिण है। ठीक है बच्चों, तो अक्षांश रेखा ये भी याद रखना है कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है 181, और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है लगभग 111 किलोमीटर, और अक्षांश रेखा सदैव पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है। ठीक है, और अक्षांश रेखा क्या है, तो विषुवत रेखा से किसी समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को जो मिलाती है वह रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। आप चित्र पॉइंट 2.3 में देख सकते हैं, ये विषुवत रेखा है, और इस रेखा के बीच में जो मिलाने वाली ये जो रेखा है ये क्या है, इसी को क्या कहा गया है, अक्षांश कहा गया है। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक, फिर हम आपके बीच आएंगे अगले दिन दूसरे भाग में, इसी पाठ के दूसरे भाग में, जहां आपको देशांतर रेखा और पृथ्वी के तापीय कटिबंध वाले क्षेत्र की जानकारी देंगे। तब तक के लिए बच्चों आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।